सू मेंगियाओ से मेरी सगाई को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसने चुपके से एक कॉलेज के लड़के के साथ शादी कर ली। जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों के उकसाने पर दोनों एक दूसरे को जोश से चूम रहे थे। मुझे देखकर सू मेंगियाओ ने हल्के से अपनी भौहें उठाईं। जिंगेन, मैं बस एक शादी करना चाहती थी, चिंता मत करो, हमने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मैं बिना किसी भाव के वहां से मुड़कर चला गया, लेकिन उसे यकीन था कि मैं बस गुस्सा होने का नाटक कर रहा हूं। जब तक कि उस अमीर घराने की बड़ी बेटी ने अपनी शादी का प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर दिया। सू मेंगियाओ तेज बारिश की परवाह किए बिना मेरे घर के दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक देने लगी। मैंने दरवाजा खोला। मेरे चेहरे पर अभी भी उसके बाद की उन्माद भरी खुशी के निशान थे। चिंता मत करो, मैंने बस शादी का रजिस्ट्रेशन कराया है, शादी नहीं की। शादी की जगह पर खूब रौनक थी। नीचे बैठे मेहमान दूल्हा दुल्हन को चूमने के लिए शोर मचा रहे थे। शादी की पोशाक पहने सू मेंगियाओ की आंखों में शर्म झलक रही थी। कॉलेज के उस लड़के ने एक हाथ से उसके सिर के पीछे पकड़ लिया और धीरे धीरे उस चुंबन को और गहरा कर दिया। मैं खोए हुए भाव से स्टेज पर एक दूसरे को जोश से चूम रहे उन दोनों को देखता रहा। सू मेंगियाओ की सबसे अच्छी सहेली ने पलटकर मुझे देखा और घबराकर पुकार उठी, जीजा जी। अगले ही पल अभी तक शोर शराबे से भरा माहौल अचानक शांत हो गया। मैं सू मेंगियाओ की ओर बढ़ा। कॉलेज के उस लड़के ने तुरंत उसे अपने पीछे कर लिया। अपने मंगेतर के सामने पकड़े जाने के बावजूद सू मेंगियाओ के चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसने सामने खड़े उस कॉलेज के लड़के की बाहों में खुद को डाल लिया और हल्के से अपनी भौहें उठाईं। जिंगनियन मुझसे शादी करने की जिद कर रहा था। तुम चिंता मत करो, हमने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मेरा पति सिर्फ तुम ही होगे। मैं और सू मेंगियाओ बचपन से साथ बड़े हुए थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों परिवारों के बड़ों की व्यवस्था के तहत हमारी सगाई हो गई थी। वह हमारे सामाजिक दायरे में अपनी मौज मस्ती के लिए मशहूर थी। उसके बॉयफ्रेंड लगातार बदलते रहते थे, जिसकी वजह से उसने मेरी बहुत बदनामी करवाई थी। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और अपने बैग से एक चौकोर जड़ाऊ डिब्बा निकाला। ये वह जेड पेंडेंट है जो सुपरिवार अपने दामाद को सौंपता है। तुम्हें वापस देता हूं। सू मेंगियाओ ने उसे ले लिया और हाथ में लेकर यूं ही उलट पलट कर देखने लगी। फिर उसने हल्की सी व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, इस बार ब्रेकअप की बात पर तुमने तो जेड पेंडेंट तक निकाल दिया। मैं उसकी आंखों में छाए गहरे अविश्वास को नजरअंदाज नहीं कर पाया। सू मेंगियाओ, आज से हमारी सगाई खत्म। इसके बाद तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। सू मेंगियाओ का चेहरा उसी वक्त बदल गया। गुशियन, तुमने अभी क्या कहा? उसके पास खड़ी उसकी सबसे अच्छी सहेली ने देखा कि बात बिगड़ने वाली है, तो वह तुरंत आगे आ गई। जीजाजी, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। यह शादी गिनी ही नहीं जाएगी। सुसु बस यूं ही मस्ती कर रही है। असली शादी तो निश्चित रूप से आपकी ही होगी। अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करते हुए देखे जाने का यह पूरा तमाशा देखने के बाद भी मैं बिना किसी भाव के शांतिपूर्वक वहां से मुड़कर चला गया। सुसु, तुम जल्दी जाकर जीजाजी को रोक लो। सू मेंगियाओ ने पूरे विश्वास के साथ कहा। उसे रोकने की क्या जरूरत है? पहले भी तो ऐसा हो चुका है। कुछ दिनों बाद वह खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन पहले तुमने बात को इतना बड़ा नहीं बनाया था। कोई भी आदमी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि जिस औरत से वह प्यार करता है वह किसी और से शादी कर ले। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि बेहतर होगा तुम जाकर उसे देख लो। सू मेंगियाओ ने दरवाजे के बाहर की दिशा में देखा। उसकी काली आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। तभी सोंग जिंगनियन ने अचानक उसकी शादी की पोशाक खींची। क्या मैं इस जेड पेंडेंट को देख सकता हूं? शादी की जगह से निकलने के बाद मैंने लू चेंगान को फोन किया और उसके साथ बार में 2 पैग पीने का तय किया। जब वह पहुंचा और उसने पहले से खाली पड़ी शराब की 2 बोतलें देखीं, तो उसके मन में खटका हुआ। क्या हुआ? फिर से सू मेंगियाओ से झगड़ा हो गया? इस बार उसने एक अभिनेता को ढूंढ लिया है। वह भी कॉलेज का एक लड़का ही है। उसने आज शादी कर ली थी। पूरी बात सुनने के बाद लू चेनान ने शराब की बोतल उठाई और उस धोखेबाज औरत को सबक सिखाने के लिए जाने लगा। तुम्हें बहुत पहले ही उसे छोड़ देना चाहिए था। मैंने तुम्हें एक ग्रुप में जोड़ दिया है। उसमें हमारे सर्कल की सबसे बेहतरीन लड़कियां हैं, तुम आराम से देखना। तभी फोन अचानक लगातार बजने लगा। मैंने एक नजर देखा। 1 मिनट से भी कम समय में 30 से ज्यादा लोगों ने मुझे टैग कर दिया था। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। गलियारे में एक महिला यहां के माहौल से बिल्कुल अलग एक फॉर्मल सूट पहने खड़ी थी। उसकी शर्ट के कॉलर के कुछ बटन लापरवाही से खुले हुए थे। वह दीवार से टिककर सिगरेट पी रही थी और देखने में बेहद आकर्षक और उतनी ही खतरनाक लग रही थी। शायद मेरी नजर महसूस करके उसने भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। गुशियान, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया। वुजोंग, एक सिगरेट मिलेगी? उसने अपनी भौहें चढ़ाई। तुम सू मेंगियाओ के साथ आने के बाद एक संस्कारी आदर्श पुरुष नहीं बन गए थे? तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर उसे पता चला कि तुम सिगरेट पीते हो? मैं कुछ नहीं बोला। वह पास आई और बेहद चिढ़ाने वाले लहजे में बोली, सुना है आज उसने किसी दूसरे मर्द के लिए एक भव्य शादी का आयोजन किया है, तो
तो क्या तुम्हारा और उसका ब्रेकअप हो गया? मैंने सीधे आगे बढ़कर सिगरेट और लाइटर निकाला, बड़ी कुशलता से उसे सुलगाया और हल्का सा धुआं छोड़ते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मुवैनिंग, आज रात मेरे घर चलो। नजरें मिली और दो बालिगों के बीच बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। मुवैनिंग ने सिगरेट बुझाते हुए हल्की सी हंसी बिखेरी। मुझे अचानक याद आया कि वह इस पूरे सर्कल में मर्दों से दूरी बनाए रखने के लिए मशहूर है। मैं बस मजाक था कहकर बात संभालने ही वाला था, पर मैंने नहीं सोचा था कि वह मान जाएगी। मुवैनिंग ने मेरे फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला और अगले ही पल मुझे सोफे पर धकेल दिया। अपने नाजुक हाथों से मेरे चेहरे को थामा और सीधे चूम लिया। जाहिर है मैंने उसे हावी नहीं होने दिया। मैंने माहौल पर काबू पाते हुए उस किस को और गहरा कर दिया। गुशियान, क्या तुम कुत्ते हो? थोड़ा संभल कर काटो। मैंने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। अपना मुंह बंद रखो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ मजा लेना चाहिए। पूरी रात मैंने अपने एक्शन से मुशक्कुल वैनिंग को समझा दिया कि बिना सोचे समझे बोलने की क्या सजा होती है। सुबह होने तक हम एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। तभी अचानक फोन बज उठा। मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं, इसलिए मैंने यूं ही हाथ बढ़ाकर बिना किसी दिशा के बिस्तर पर टटोलना शुरू किया। पास से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। मुवैनिंग ने फोन ढूंढा और सु मेंग्याओ का वीडियो कॉल देखते ही उसका चेहरा तुरंत तमतमा गया। उसने फोन मुझे थमा दिया। मैंने कॉल उठाया और नींद से भरी आंखों को मुश्किल से खोला। सु मेंग्याओ ने बेरुखी से हंसते हुए कहा, कल तो तुमने कहा था कि हम दोनों की जिंदगी अब अलग अलग है और किसी का किसी से कोई वास्ता नहीं है। फिर एक दिन भी नहीं बीता और तुम मेरी मां के पास सॉन्ग जिंगनियन की बुराई करने चले गए। कौन गया था तुम्हारी मां के पास? पागल हो क्या तुम? सुबह सुबह यहां आकर क्या तमाशा कर रही हो? मुंह खोलते ही मैं खुद हैरान रह गया। मेरा गला बुरी तरह बैठा हुआ था। सु मेंग्याओ ने उलझन में पूछा, क्या तुम्हें जुकाम है? मैं हल्का सा हंसा। तुम अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो? उसे मेरी बात का मतलब समझ आ गया। उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची की और फोन के करीब आकर बोली, तुम कहां हो? अभी किसके साथ हो? मैं इतना चिढ़ चुका था कि बात करने का मन नहीं था। मैंने सीधे वीडियो कॉल काट दिया। बाहर में सु मेंग्याओ का चेहरा उतरा हुआ था। सुसु गुशियान ने तुम्हारा फोन काट दिया। कहीं उसने सच में सगाई तोड़ने का पक्का इरादा तो नहीं कर लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सुसु को धमकाने के उसके पुराने हथकंडे हैं। अगर वह सच में सगाई तोड़ना चाहता तो क्या वह ऐसा करने को तैयार होती? यह साफ तौर पर सिर्फ नाटक है। वह जानबूझकर ऐसा दिखा रहा है कि वह किसी दूसरी औरत के साथ है, ताकि तुम्हें जलन हो और तुम खुद उसे ढूंढने पहुंच जाओ। ऐसे हथकंडे तो बहुत पुराने हो चुके हैं, फिर भी इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। सब लोग हंस पड़े। तभी जाकर सु मेंग्याओ के चेहरे का भाव थोड़ा बेहतर हुआ। फोन की इस कॉल से उसकी नींद भी काफी हद तक खुल चुकी थी। मैं अनजाने में भौहें सिकोड़ने लगा। मुवानिंग ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस सु मेंग्याओ में ऐसा क्या अच्छा है? शादी से पहले ही उसकी जिंदगी इतनी रंगीन थी, तो शादी के बाद भी वह सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर नहीं बैठेगी। वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मुवानिंग ने बेडसाइड टेबल पर रखा सिगरेट का डिब्बा उठाया, उसमें से एक सिगरेट निकाली और जला ली। उसका भाव अचानक गंभीर हो गया। अगर शादी के जरिए गठबंधन की बात करें तो मुझे परिवार किसी भी मामले में परिवार से कम नहीं है। मुवानिंग ने मेरी तरफ देखा। मुझे पता है कि तुम हमेशा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ अपने दम पर इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर हम दोनों शादी करके साथ में काम करें तो यह बहुत आसान हो जाएगा। इस समय तक मैं पूरी तरह जाग चुका था। परिवार की क्षमता के हिसाब से तुम इसे अकेले ही हासिल कर सकती हो, फिर मेरे साथ इसका हिस्सा बांटने की जरूरत क्या है? शायद मैं नहीं चाहती कि तुम मुफ्त में फायदा उठा जाओ। मेरे होंठ अनायास ही 2 बार हिले। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने खुद ही अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। सहयोग सुखद रहे। 40 मिनट बाद मैं और मुवानिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले। मेरे हाथ में लाल शादी का प्रमाण पत्र था और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में चल रहा हूं। चलें, अब सीधे क्लाइंट से मिलने जाएं। मुवानिंग ने हाथ उठाकर मेरे गाल को हल्के से छुआ और बेबस होकर हंस पड़ी। हनीमून पर चलें। हमने डाइविंग के उपकरण पहने और नीले समुद्र के पानी में उतर गए। समुद्र की रहस्यमयी खूबसूरती को महसूस करते हुए खूबसूरत मूंगों और हाथ बढ़ाते ही छू सकने वाली मछलियों के झुंड के बीच हम आगे बढ़ते रहे। मुवानिंग ने मेरी ओर एक इशारा किया। करियर के मामले में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। एक निश्चित गहराई तक नीचे उतरने के बाद मैंने सिर उठाकर ऊपर देखा। सामने समुद्र के भीतर तारों से भरे आसमान जैसा नजारा था। किनारे पर लौटने के बाद स्टाफ ने मुझे बताया कि मेरे फोन पर लगातार कॉल आ रही थी। मैंने फोन खोला तो दर्जनों मैसेज सामने आ गए। गुसर नमस्कार, मैं डीके वेडिंग ड्रेस स्टोर का मैनेजर हूं। कृपया बताइए आप शादी की पोशाक ट्राई करने के लिए कब आ सकते हैं? गुसर नमस्कार, मैं आपकी शादी की योजना बनाने वाली टीम का प्रभारी हूं। आपकी पत्नी को किस तरह के फूल पसंद हैं? हम उन्हें समय पर हवाई मार्ग से मंगवा सकते हैं।
गुसर नमस्कार। आपने पहले हमारे स्टोर से एक डायमंड रिंग ऑन ऑर्डर की थी। आप कब आकर उसे ट्राई कर सकते हैं? अगर साइजर सही नहीं हुआ तो हम उसे बदल सकते हैं। शादी की पोशाक, फूल और अंगूठी के इन संदेशों को जितना देखता गया, मेरी भौहें उतनी ही सिकुड़ती गईं। मेरा मोबाइल नंबर लीक हो चुका था। इसी वक्त फोन फिर बज उठा। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। उस पर सू मेंगेओ का कॉल आ रहा था। हेलो, उसने शुरुआत से ही सवाल करने वाले लहजे में कहा। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया लेकिन तुमने एक बार भी नहीं उठाया। कंपनी वालों ने बताया कि तुमने 1 महीने की छुट्टी ले ली है। मैं कहाँ हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? भूल मत जाना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। सू मेंगेओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह हंसने लगी। तुमने मेरे जिंगनियन के लिए शादी रखी थी, इसी वजह से तो मुझसे नाराज होकर बैठे हो, है ना? मैं तुम्हारे लिए भी एक शादी रख दूंगी। तुम्हें मैसेज और फोन कॉल मिल ही गए होंगे, है ना? तुम देखो तुम्हें किस तरह की शादी पसंद है। सीधे उनसे कह देना, वे सब तुम्हारे लिए इंतजाम कर देंगे। मुझे बेहद बेबसी महसूस हुई। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था, फिर भी मैं कल्पना कर सकता था कि मेरी यह बात सुनकर सू मेंगेओ के चेहरे के भाव कैसे हो गए होंगे। गुशियन, तुम शादी की वजह से नाराज हो। अब मैं तुम्हारे लिए एक शादी करवाने के लिए तैयार हूं। फिर तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारा यह गुस्सा कब तक चलेगा? मैं तुम्हें बता रही हूं, यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो फिर पूरी जिंदगी शादी मत करना। सू मेंगेओ हमेशा ऐसी ही थी, जब तक वह तुम्हें एक कदम पीछे हटने का मौका दे। अगर तुमने तुरंत उसे स्वीकार नहीं किया तो गलती हमेशा तुम्हारी ही मानी जाती। तुम पागल हो क्या? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे दोबारा फोन मत करना। तुम जिससे शादी करना चाहती हो उससे कर लो। फोन के दूसरी तरफ सू मेंगेओ ने लगातार 3 बार कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुशियन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, इसे तुमने खुद ठुकराया है। बाद में पछताना मत। पागल कहीं की। मुवान्निंग कपड़े बदलकर बाहर आ गई। सू मेंगेओ का फोन था। मैंने गहरी सांस ली। वह समझ रही थी कि मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि मुझे शादी नहीं मिली, इसीलिए वह मेरे लिए भी एक शादी करवाने के बारे में सोच रही थी। आखिर मैंने उस समय अपनी आंखें कैसे बंद कर ली थीं और इस औरत को पसंद कर लिया था। मूव वार्निंग मुस्कुराई, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अगले पूरे महीने हम आइसलैंड गए और रहस्यमयी नीली बर्फ की गुफाएं वह देखीं। फिर तुर्की में हॉट एयर बैलून की सवारी की। जिस दिन हम वापस चीन लौटे, लू चेंगान ने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैंने गर्दन पर पड़े निशान को जोर जोर से रगड़कर मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिटा। आखिरकार मैंने हाई नेक स्वेटशर्ट पहन ली। बैठते ही उसने लगातार 2 गिलास शराब गटक लिए। मैं तो गुस्से से पागल हो रहा था। सू मेंगेओ सच में पागल हो गई है। उसने राजधानी के सभी बड़े बड़े भवनों की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बुक कर ली हैं और बड़े बड़े सितारों से उस सॉन्ग जिंगनियन के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं रिकॉर्ड करवाई हैं। ऊपर से उन्हें पूरे 1 महीने तक लगातार चलवाने वाली है। क्या उसने कभी तुम्हारी भावनाओं के बारे में सोचा भी है? मैंने शराब का गिलास हाथ में थामे शांत स्वर में कहा, मैंने शादी कर ली है। लू चेंगान को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने शादी का प्रमाण पत्र देखा तब जाकर उसे यकीन हुआ। मुवान्निंग, वह तो अपने पुरुषों से दूरी बनाए रखने के लिए मशहूर है। तुमने उसे कैसे मना लिया? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सू मेंगेओ की उसके सामने कोई तुलना ही नहीं है। मैं सच में उसका चेहरा देखना चाहता हूं जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुद्दाओं और वार्निंग से शादी कर ली है। उसके चेहरे से अभी अभी वाला गुस्सा गायब हो गया। इस बात का तो अच्छे से जश्न मनाना चाहिए। आज रात का खर्चा मेरी तरफ से। लू चेंगान की शराब सहने की क्षमता ज्यादा नहीं थी। कुछ बोतलें पीने के बाद ही उसका सिर घूमने लगा। मैंने अपना गिलास नीचे रखा। तुम यहीं आराम से बैठो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए एक कप हैंगओवर चाय ले आता हूं। गलियारे में मेरी मुलाकात वेंसिसी से हो गई। वह उत्साह से मेरे पास आ गई। जीजा जी, आप आ गए। अंकल लोग छठे प्राइवेट कमरे में हैं। मेरा और सू मेंगेओ का अब कोई रिश्ता नहीं है। आगे से मुझे मेरे नाम से बुलाना। तुम लोग मजे करो। वेंसिसी ने यही समझा कि मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। उस मामले में सच में सुसु की गलती थी। उसने हद कर दी थी। आप उसे सामने से माफी मांगने का एक मौका दे दीजिए। हम छठे प्राइवेट कमरे में हैं। मैं पहले वहां जाती हूं। जीजा जी, आप थोड़ी देर बाद आ जाना। तीसरे प्राइवेट कमरे में वापस जाने के लिए मुझे छठे प्राइवेट कमरे के सामने से होकर गुजरना ही था। अंदर से आती परिचित आवाज सुनकर मैं दरवाजे के बाहर रुक गया और दरवाजे की दरार से अंदर देखा। सू मेंगेओ सॉन्ग जिंगनियन की बाहों में बेफिक्री से झुकी हुई थी और उसके कपड़ों के कुछ बटन ढीले होकर खुल गए थे और वेन जिन के होंठ लाल थे। कोई भी समझ सकता था कि यहां क्या हुआ था। सुसु, मैं अभी दरवाजे पर जीजाजी से मिली। मैंने कहा था ना, वह अभी भी तुम्हें भूल नहीं पाए हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार वह इतने लंबे समय तक तुमसे संपर्क किए बिना रह पाएंगे।
सिर्फ 1 महीने ही तो हुआ है। ये सुनते ही कि सूसू किसी दूसरे आदमी का जन्मदिन मना रही है, वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और यहां आ गए। सू मेंग्याओ का चेहरा अप्रसन्न हो गया। उसे यहां किसने बुलाया? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब बहुत हो गया। ये पहली बार है जब गु शियन ने इतने लंबे समय तक तुमसे संपर्क नहीं किया है ना? सावधान रहना, कहीं बात ज्यादा ना बिगड़ जाए और फिर संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ सुसु, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से इस आदमी को जाने के लिए कहना चाहिए, वरना थोड़ी देर बाद जीजाजी फिर नाराजन हो जाएंगे। सू मेंग्याओ ने अपनी बगल में बैठे आज्ञाकारी से सॉन्ग जिंगनियन की ओर देखा। उसने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, सू मैडम, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने अपनी हाई नेक स्वेटर को थोड़ा खींचा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसी पल कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें मेरी ओर उठ गईं। मेरी गर्दन पर पड़े निशान बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। बार जैसी मंद रोशनी में भी सू मेंग्याओ की नजर उन पर पड़ गई। वह झटके से खड़ी हो गई और आंखें सिकोड़कर बोली, तुम्हारी गर्दन पर यह क्या है? कल रात मुदुति वाननिंग ने मेरी गर्दन पर जो निशान छोड़े थे उन्हें याद करके मैं मुस्कुराया और कहा, चूमने के निशान। सू मेंग्याओ ने हाथ उठाकर मेज पर रखी चीजों को नीचे पटक दिया। उसकी आंखों के नीचे छाई उदासी साफ दिखाई दे रही थी। ये किसने किया? गुशियन, तुम सच में मेरी पीठ पीछे किसी और औरत के पास जाने लगे हो, है ना? ये किसने किया? इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? सू मेंग्याओ एक सही मायने वाला एक्स अपने मरे हुए इंसान की तरह होना चाहिए। वह ठंडी हंसी हंसी। गुशियन, अगर इसके बाद मैंने तुम्हें दोबारा एक बार भी फोन किया तो मैं तुम्हारे सामने सिर पटक दूंगी। बगल के प्राइवेट कमरे से चीजें तोड़े जाने की आवाज सुनाई दी। एक मामला निपटाने जाना है, वरना आगे भी हमेशा मक्खियां आसपास भिनभिनाती रहेंगी और वह भी काफी परेशान करने वाला है। चलो। हम दोनों ने शराब पी रखी थी, इसलिए हमने ड्राइवर बुला लिया। कुछ समय बाद सू मेंग्याओ से शादी करने वाला वह कॉलेज का लड़का ग्रेजुएशन करके मनोरंजन जगत में चला गया। थोड़ी सफलता हासिल करने के बाद उसने गुस्से परिवार के आधिकारिक अकाउंट के नीचे कमेंट किया, सू मैडम का सॉन्ग जिंगनियन के साथ व्यवहार सच में अलग है। वह उसके लिए एक भव्य शादी आयोजित करने तक को तैयार थीं। शादी की बात छोड़िए, सू मैडम ने उसे लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां तक दी हैं और एक बार भी पलक नहीं झपकाई। मैं किसी किसी को सलाह दूंगा कि अच्छे से अलग हो जाए और सू मैडम के मंगेतर का नाम लेकर उनसे चिपके रहने की कोशिश न करे। जिसे प्यार नहीं मिलता, असली तीसरा व्यक्ति वही होता है। सू मैडम और सॉन्ग जिंगनियन को साथ रहने देना मरने जैसा है क्या? मेरे सहायक ने टैबलेट मेरे सामने रख दिया। गुसर, क्या मैं लोगों को भड़काने वाले कमेंट्स हटा दूं? जाकर सॉन्ग जिंगनियन के पुराने काले कारनामे तलाशो और उन्हें पापाराजी को दे दो। फिर गुस समूह के साथ सहयोग करने वाली सभी मीडिया कंपनियों को सूचित करो कि उसे कोई भी संसाधन नहीं दिया जाएगा। ठीक है गुसर, मैं अभी जाकर कर देता हूं। अगर सु मैडम इस मामले में दखल दें तो उसकी चिंता मत करो। मैंने जो काम तुम्हें सौंपा है बस उसे पूरा करो। 1 घंटे बाद ही सॉन्ग जिंगनियन का कमेंट सेक्शन पूरी तरह बवाल में बदल गया। तुम चुपचाप किसी और की जगह लेने वाले तीसरे व्यक्ति हो, पर्दे के पीछे छिपे रहते थे तो भी ठीक था, लेकिन अब खुलेआम उसके मालिक को चुनौती देने की हिम्मत भी कर रहे हो। मैं और सॉन्ग जिंगनियन एक ही क्लास में पढ़ते थे। बाहर से वह एक आदर्श छात्र जैसा दिखता था, लेकिन असल में अपने परिवार के पैसे के दम पर स्कूल में मेरे खिलाफ बदमाशी करवाता था। मेरी बाहों पर उसकी वजह से कई जले हुए निशान हैं। पता चला कि पढ़ाई के समय से ही वह ऐसा इंसान था। मैं सॉन्ग जिंगनियन का बॉडी डबल हूं। उसके फिल्म सेट पर जिन दृश्यों में उसका चेहरा दिखाना जरूरी होता है, सिर्फ वही वह खुद करता है। बाकी सारे दृश्यों में मुझे उतारा जाता है। कह सकते हैं कि दर्जनों दृश्यों में वह 1/3 भी खुद नहीं करता। बाकी या तो बॉडी डबल से करवाता है या बाद में फोटो एडिटिंग से ठीक करवाता है। मैं सॉन्ग जिंगनियन का सहायक हूं। एक दृश्य में पानी के अंदर जाकर कुछ उठाना था। उसे पानी बहुत गंदा लगा, इसलिए उसने कर्मचारियों से मिनरल वाटर खरीदवाया और उसके बाद ही पानी में उतरने के लिए तैयार हुआ। सच कहूं तो किसी बड़े स्टार का सहायक बनकर भी मैंने इतना परेशान करने वाला काम नहीं किया था। मेरे हिसाब से सबसे घिनौनी तो सू मेंग्याओ है। हर कुछ दिनों में उसका नया बॉयफ्रेंड होता है। ऐसी औरत को तो बहुत पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। सू, तुम अपने उस छोटे बॉयफ्रेंड का फोन नहीं उठा रही हो। इस वक्त तो इंटरनेट पर लोग उसे बुरी तरह गालियां दे रहे हैं। गुशियन का स्वभाव अभी भी वैसा ही है। तुम्हारे अलावा वह किसी को भी नहीं छोड़ता और हर किसी से अपना हिसाब बराबर करता है। सू मेंग्याओ ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने पूछा, इन दिनों गु शियन ने तुम्हें फोन किया है? यह देखकर सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर नजरें बदलीं। नहीं, तुम जानबूझकर सॉन्ग जिंगनियन को इतना बढ़ावा दे रही हो ताकि वह गु शियन को भड़काए। लगता है तुम्हारी यह चाल गलत जगह चल गई। तुम्हारे और सॉन्ग जिंगनियन के बीच की बातें पहले ही हर तरफ फैल चुकी हैं।
क्या गू शियन ने तुम्हें फोन किया था? सुसु, अगर तुम सच में गू शियन के साथ रहना चाहती हो तो पहले थोड़ा झुककर उसे फोन कर लो। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी और ने तुमसे पहले उसे अपना बना लिया तो फिर पछताने से क्या फायदा? तो उसे जो करना है करने दो। अगर वह ब्रेकअप करना चाहता है तो कर ले। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड की कमी है। रात को मुझे लू चेंगान का मैसेज मिला। वैसे उस रात बताना भूल गया था। हमारे सर्कल में तो यह बात फैली हुई है कि मु वार्निंग को औरतें पसंद हैं। क्या वह फिर भी तुम्हारे साथ वह सब करने के लिए तैयार है? मैसेज देखकर मेरे मन में अचानक अजीब सी कल्पना उभर आई। मैं जवाब दे पाता उससे पहले ही मेरी नाक के पास एक हल्की सी ठंडी खुशबू पहुंची। औरतें पसंद हैं? मैंने सिर उठाया और मुंह वार्निंग की ऐसी नजर से टकराया जिसमें मुस्कान भी थी और कुछ और भी। आज रात आजमाकर देखती हूं कि मैं आखिर तुम्हारे लिए तैयार हूं या नहीं। जब तक मैं कुछ समझ पाता वह मुझे बिस्तर पर गिरा चुकी थी। पता नहीं शराब की वजह से था या कुछ और, लेकिन मुझे अपने गाल असामान्य रूप से गर्म महसूस हो रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी जबकि कमरे के अंदर माहौल धीरे धीरे और करीबियों से भरता जा रहा था। बेडसाइड टेबल पर रखा फोन लगातार बज रहा था। एक बार सब खत्म होने के बाद मूव वार्निंग ने फोन उठाकर स्क्रीन पर देखा। सू मेंग्याओ का फोन है, उठाना है? मेरी आंखें लाल थीं। मैंने सिर हिला दिया। वह झोंक की तरह मुझसे चिपकी हुई है और पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। इससे मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। तो फिर उठा लो। पता नहीं ये मेरा भ्रम था या नहीं, लेकिन मुझे उसकी आंखों में जैसे अपनी चाल सफल होने की चमक दिखाई दी। फोन उठाते ही सू मेंग्याओ की नशे में डूबी आवाज सुनाई दी। गुशियन, मैंने बहुत शराब पी ली है। तुम मुझे लेने आ जाओ। इन दिनों मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, फिर भी तुम मुझे संभालने क्यों नहीं आए? मुंह वार्निंग हल्की सी हंसी और बोली, मैं हूं। फोन के उस पार कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद सू मेंग्याओ के दांत पीसते हुए बोलने की आवाज आई। मुंह वार्निंग, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम दूसरी औरत बन रही हो। हम कानूनी रूप से शादीशुदा पति पत्नी हैं, बल्कि तुम आधी रात को मेरे पति को फोन क्यों कर रही हो? यह नामुमकिन है। उसने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। शियान, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? अब हम झगड़ा बंद करते हैं। मैंने अपनी इच्छाओं को काबू में करते हुए कहा। सू मेंग्याओ, मैं तुमसे पहले ही सब कुछ साफ साफ कह चुका हूं। तुम सिर्फ मेरी एक्स हो। मुंह वार्निंग ने संतुष्ट होकर अपनी भौहें चढ़ाईं और सामने वाले को बोलने का कोई मौका दिए बिना सीधे फोन काट दिया। दूसरी तरफ बार में फोन कटने के बाद से ही सू मेंग्याओ से एक ही मुद्रा में बैठी रही। मुझे लगता है कि इस बार गुद शियान सच में वापस नहीं लौटने वाला। असल में उसे दोष भी नहीं दिया जा सकता। सुसु, इन कुछ सालों में तुमने सच में बहुत ज्यादा हदें पार कर दी थीं। अगर तुम छिपकर भी रिश्ते रखती तो बात अलग थी, लेकिन तुम हर बार एक बड़ा तमाशा खड़ा कर देती थीं। तुम्हारी और सोंग जिनियान की शादी की बात तो छोड़ ही दो। पिछले वाले उस छोटे स्टार को तो तुमने सीधे अंगूठी ही गिफ्ट कर दी थी, और उससे पहले वाले सेक्रेटरी को तुमने इतना सिर पर चढ़ा रखा था कि वह सीधे गोश्त कॉर्पोरेशन में जाकर हंगामा करने लगा था। अगर मैं गू शियान की जगह होती तो तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती। अब तक का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, अब बस भी करो। ब्रेकअप हो गया तो हो गया। वैसे भी तुम गू शियान को पसंद नहीं करती थी। सू मेंग्याओ ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी की चाबियां उठाईं और वहां से निकल गईं। पीछे वाले लोग उसे पकड़ भी नहीं पाए। गू शियान, मैं मोमेंट्स पर पोस्ट करना चाहती हूं। इस समय की मूसा बुरु वार्निंग अपने आम दिनों के मुकाबले बिल्कुल अलग लग रही थी, बेहद ज्यादा दिलकश। मैंने बिना सोचे समझे हां में सिर हिला दिया। पोस्ट किए हुए अभी सिर्फ 1 ही मिनट हुआ था कि सर्कल में कई लोगों के कमेंट्स आने लगे। बधाई हो, आखिरकार तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। लेकिन क्या अगर शियान को पता है कि तुम इतने सालों से उस पर नजर रखे हुए थी? अरे बाप रे, ये शख्स इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये प्रेसिडेंट सू का मंगेतर नहीं है? ये क्या चक्कर है? बधाई हो, बधाई हो। मुवान्निंग ने कुछ कमेंट्स के जवाब दिए और फिर नहाने के लिए बाथरूम चली गई। नीचे से दरवाजे के जोर जोर से खटखटाए जाने की आवाज सुनकर मैंने कंबल अपने सिर पर ओढ़ लिया। मैं ऐसा दिखाना चाहता था जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो, लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज और तेज होती गई, जैसे जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक वह रुकेगी नहीं। मैं सिर्फ काले रंग का अंडरवियर पहने नीचे उतरा। मुझे अंदाजा था कि नीचे दरवाजा खटखटाने वाला कौन है। मैंने अलमारी से मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। मैंने दरवाजा खोला। मेरे चेहरे पर अभी भी उस दीवानेपन के बाद का असर बाकी था। सू मेंग्याओ बारिश के पानी से पूरी तरह भीगी हुई थी। मैं आगे से कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। हम फिर से एक हो जाते हैं। मैंने उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक शादी का दिखावा ही तो है, इससे तुम्हारी जगह को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए मैं मान गई थी। मैं बेपरवाही से चौखट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में मौजूद मैरिज सर्टिफिकेट उसे दिखाया। मैंने शादी रजिस्टर करवा ली है, बस रस्में बाकी हैं। जिस दिन हम अपनी शादी का फंक्शन रखेंगे उस दिन प्रेसिडेंट सू को शादी की दावत के लिए जरूर बुलाएंगे।
मुवानिंग केवल एक बात टॉवल लपेटे हुए ऊपर से नीचे आई और उसने मेरी कमर को थाम। सु मेंग्याओ ने हाथ उठाया और वह मुवानिंग को थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसका हाथ रोक दिया और मुवानिंग को अपने पीछे छिपा लिया। यह नजारा देखकर सु को मेंग्याओ का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना और तुम मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर गड़ाए बैठी थी। मुवानिंग ने मौका देखते ही सु मेंग्याओ को जोर का थप्पड़ जड़ दिया। तुमने खुद कितनी घटिया हरकतें की हैं, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है? उसने 5 साल तक तुम्हें बर्दाश्त किया है। यह तुम ही हो जिसने इन 5 सालों में कदम दर कदम उसे खुद से दूर धकेला है। दोनों के बीच तीखी बहस और हाथापाई जारी रही। मैं लगातार मूसे वाननिंग की हिफाजत करता रहा और सुमेंग्याओ को और ज्यादा बेबस और लाचार होते देखता रहा। मैंने मुशर्रो वाननिंग को अपनी बाहों में उठाया और कमरे के अंदर ले गया। सुमेंग्याओ बारिश में खड़ी थी और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। शियान, मैं नशे में हूं, क्या तुम मेरे लिए हैंगओवर सूप बना सकते हो? मुवानिंग ने उसे दफा हो जाने को कहा और जोर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। बाहर सुमेंग्याओ पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। उसने अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया और धीमी दबी हुई आवाज में बोली, शियान, हम शादी कब करेंगे? मुझे अपनी पहचान चाहिए। उस समय जब तुम दोनों की सगाई हुई थी तो वह इतनी भव्य थी। मैं अपनी शादी उससे भी ज्यादा शानदार चाहती हूं। मैंने अपना सिर झुकाया और उसके होठों के कोने पर एक किस किया। ठीक है। अगले दिन मुझे वेन सीसी का फोन आया। सुमेंग्याओ कल रात जब लौट रही थी तो उसकी कार रेलिंग से टकरा गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। वह अभी अस्पताल में भर्ती है। गुशियान, क्या तुम आकर उसे एक बार देख सकते हो? वह न तो कुछ खा पी रही है और न ही डॉक्टर की दवाइयां ले रही है। वह तुमसे मिले बिना कुछ नहीं मानेगी। तुम्हारे पास कितने फोन नंबर हैं? सामने वाली हक्की बक्की रह गई। बस यही एक है। मैंने फोन काट दिया और सीधे उसे ब्लॉक कर दिया। सुमेंग्याओ का एक्सीडेंट हुआ है तो वह अपने माता पिता के पास नहीं जा रही, अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड के पास नहीं जा रही, बल्कि मुझ जैसे शादीशुदा पूर्व मंगेतर के पास आ रही है। इसका क्या मतलब बनता है? वैन सीसी ने काली स्क्रीन वाला फोन उसे दिखाया। सुसु, गुशियान सच में अब तुम्हें छोड़ चुका है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। सुमेंग्याओ ने अपनी गहरी काली आंखों से चैट बॉक्स को घूरा और एक लफ्ज भी नहीं बोली। बाद में जब कोई आसपास नहीं था वह चुपचाप अस्पताल छोड़कर चली गई। हाल ही में मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काफी व्यस्त था। उस दिन जब मैं कुछ जरूरी दस्तावेज लेने अपार्टमेंट लौटा तो मैंने देखा कि सुमेंग्याओ बिल्डिंग के नीचे फूलों की क्यारी के पास बैठी हुई थी। उसने अभी भी अस्पताल के कपड़े पहने हुए थे। उसने मुझे देखा और दबे कदमों से आगे बढ़कर धीरे से पुकारा, शियान। मैंने थके हुए अंदाज में अपनी भौहों के बीच की जगह को दबाया। तुम आखिरकार चाहती क्या हो? शायद बीमारी की वजह से वह काफी कमजोर नजर आ रही थी। मुवानिंग ने यह सब जानबूझकर किया है। उसकी नजर तुम पर बहुत पहले से थी। वह बस यही चाहती थी कि हमारा ब्रेकअप हो जाए ताकि उसे तुम्हारे करीब आने का मौका मिल सके। क्या तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे, किसी ने तुम्हारे बैग में लव लेटर डाल दिया था और तुम बहुत नाराज हो गए थे? वह शख्स कोई और नहीं, मुवानिंग ही थी। क्या? स्कूल के दिनों में मुवानिंग इतनी शांत और बेपरवाह रहती थी कि लोग सिर्फ पीठ पीछे उसके बारे में फुसफुसाते थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग सके। मेरे बैग में वह लव लेटर मुवानिंग ने ही डाला था। उसे मुझसे जलन थी कि मेरी तुमसे सगाई हो गई, इसलिए उसने मुझे जानबूझकर फंसाया। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उसने तुम्हें उन मेल स्टार्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ अफेयर करने के लिए मजबूर किया था? क्या उसने तुम्हें शादी का तमाशा करने के लिए मजबूर किया था? सुमेंग्याओ ने अपनी नजरें नीची कर लीं और इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शियान, कल रात बारिश में भीगने की वजह से मुझे तेज बुखार है और मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या मैं ऊपर आकर एक घूंट पानी पी सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं शादीशुदा हूं। मैंने अपना फोन निकाला और आंटी सु को कॉल मिला दिया। ठीक है, आंटी बस अभी आ रही हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने गुस्से और लाचारी में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम अभी भी यहां अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्या कर रही हो? खुद देखो तुमने पहले क्या क्या गुल खिलाए हैं। मुझे शियान के माता पिता से आंखें मिलाने में शर्म आ रही है। अभी यहां से निकलो। आंटी, मैं थोड़ी देर में मेरी कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं तो मैं पहले निकलता हूं। ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ। मैं अभी इस बेवकूफ लड़की को यहां से लेकर जाती हूं। मैंने अदब से सिर हिलाया और मुड़कर वहां से चला गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं वापस लौटूंगा तब भी सुमेंग्याओ वहीं बैठी होगी। उसने वही पतले से अस्पताल के कपड़े पहने हुए थे। आते जाते लोग उसे देखे बिना नहीं रह पा रहे थे। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वह बस उसी तरह सोसाइटी के गेट की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। मेरी गाड़ी को अंदर आते देख वह तुरंत खड़ी हो गई। मैंने गहरी सांस ली और उसे नजरअंदाज करना चाहा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसने मुझे रोक लिया और वही मखमली डिब्बी निकाली जो मैंने उसे वापस लौटाई थी। ये जेड पेंडेंट, मैंने इसे कभी किसी और को देने के बारे में नहीं सोचा था। तुम इसे वापस रख लो प्लीज।
मैं हल्का सा मुस्कुराया, अपना फोन निकाला और एक फोटो ढूंढ कर निकाली। ये वही फोटो थी जिसमें सोंग जिनयान ने इस जेड पेंडेंट को पहनकर सेल्फी पोस्ट की थी। सु मेंग्याओ ने तुरंत सफाई दी। ये उस दिन की बात है जब तुम चले गए थे। उसने कहा कि वह इसे बस देखना चाहता है, इसलिए मैंने उसे दिया था। उसने इसे सिर्फ पहनकर देखा था, बस। मैं उससे और फिजूल बहस नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और ऊपर चला गया। जब वो वार्निंग वापस लौटी तो मैंने ऊपर से देखा कि दोनों के बीच कुछ बातें हुई और अगले ही पल उनमें बहस छिड़ गई। मैं फौरन नीचे भागा। मूव वार्निंग, तुम खुद मुझसे कितनी बेहतर हो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी की हुई सारी हरकतें गुदश शियान को बता सको? मेरा अफेयर होना, इसमें तुम्हारी भी चालें शामिल थी ना? ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला वो प्रोजेक्ट असल में तुमने उसके लिए बिछाया हुआ एक जाल ही तो था। भाड़ में गई तुम्हारी पार्टनरशिप। शियान, तुम प्लीज इसके बहकावे में मत आना। मूड वार्निंग ने घबराई हुई नजरों से मुझे देखा। मैंने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर उसका हाथ थाम लिया और अपने हाथ में मौजूद शादी की मिठाई सु मेंग्याओ की तरफ बढ़ा दी। अगले महीने की 8 तारीख को मेरी और मूचुस वार्निंग की शादी है। शादी की दावत में तुम्हारा स्वागत है। कमरे में लौटने के बाद भी मुंह वार्निंग खोई खोई सी थी। मैंने पहली बार उसे इस हाल में देखा था। उसने सफाई देते हुए कहा, सुमेंग्याओ की कुछ बातें सच हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला वह प्रोजेक्ट, मुझे पता था कि तुम्हें वह चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए जानबूझकर उसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया। उसका अफेयर होना, वह भी मैंने ही पार्टियों में बिजनेस मैनेजर्स के जरिए वैसे लड़कों को उसके सामने भिजवाया था जिन्हें वह पसंद करती है। मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूं जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो। मैं लोगों के दिलों और दिमाग से खेलना बहुत अच्छे से जानती हूं। सुमेंग्याओ किस तरह की इंसान है, ये बात मुझे बखूबी पता है। अगर तुम नहीं भी होती तब भी शादी के कुछ ही समय बाद वह ऊब जाती और मुझसे अपनी अपनी जिंदगी अलग जीने की बात करती। मुंह वार्निंग हक्की बक्की रह गई। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। जाहिर है मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सोच समझकर तुमसे शादी करने का फैसला किया है। सिर्फ कच्चे लड़के ही हर फैसले में केवल प्यार को आगे रखते हैं। मैंने देखा कि मुरार वार्निंग का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा और वह रिलैक्स हो गई। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का काम बिना किसी रुकावट के शुरू हो गया। मेरी और मुंह वार्निंग की शादी की तैयारियां भी चल रही थीं। उस दिन मैं इसी सोच में पड़ा हुआ था कि शादी की मिठाइयों में सिर्फ चॉकलेट्स रखी जाएं या तरह तरह की टॉफियों का मिक्स रखा जाए। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, आपकी दोस्त इस समय लाइव स्ट्रीम कर रही हैं। मैंने असमंजस में उस पर क्लिक किया। सु मेंग्याओ बुरी हालत में जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके घुटनों के पास की पैंट साफ तौर पर फटी हुई दिखाई दे रही थी। वह एक कदम चलती और एक बार घुटने टेकती। गुशियान, मुझे माफ कर दो। सु मेंग्याओ हर एक कदम पर घुटने टेकती और एक बार यही दोहराती। मुझे वह वक्त याद आया जब हमारा रिश्ता नया नया शुरू हुआ था। उसने कहा था, अगर किसी दिन मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मैं एक एक कदम पर घुटने टेकते हुए वुलाओ पर्वत की चोटी तक जाऊंगी। मैं 1 मिनट तक खामोश रहा, फिर तुरंत फोन निकालकर उसे कॉल मिलाया। सु मेंग्याओ ने फोन नहीं उठाया। स्क्रीन पर लाइव कमेंट्स की बारह आ गई थी। आखिरकार सु कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट को इस तरह लाचार और बेबस देखने का मौका रोज रोज तो नहीं मिलता। मैंने वीडियो में उस औरत को देखा जो फोन भी नहीं उठा रही थी। वुलाओ पर्वत पर सच में एक एक कम घुटने टेकते हुए चढ़ने में कम से कम 1 दिन और 1 रात का वक्त लगता, और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह बेहद शर्मनाक था। उसके मुंह से लगातार बस यही निकल रहा था, मुझे माफ कर दो गुशियान। वेनसीसी का फोन आया। गुशियान, माना कि सुसु ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन उसे अभी भी तेज बुखार है और उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तुम उस पर थोड़ा तरस खाकर कम से कम उसे एक कॉल तो कर लो प्लीज। तुम्हारे पास मुझे फोन करने का वक्त है। इससे बेहतर होता कि तुम कुछ लोगों को साथ ले जाकर उसे सीधे बेहोश करवाती और वापस अस्पताल ले आती। सु मेंग्याओ इसी तरह एक एक कदम पर घुटने टेकती आगे बढ़ती रही। उसे किसी की नजरों की परवाह नहीं थी। वह किसी का फोन नहीं उठा रही थी और किसी की भी समझाइश नहीं सुन रही थी। वेनसीसी और बाकी लोग वहां पहुंचे, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाए। वे बस उसे उसी हाल में आगे बढ़ते देखने के लिए मजबूर थे। सु मेंग्याओ अगले दिन की शाम को जाकर चोटी पर पहुंच पाई। कमजोरी और थकान की वजह से वह वहीं बेहोश हो गई और डॉक्टरों ने उसे स्ट्रेचर पर उठाकर नीचे पहुंचाया। जब मुझे आंटी सु का फोन आया, उस समय मैं अपनी मां के साथ बैठकर शादी की बाकी रस्मों और बारीकियों को तय कर रहा था। शियान, आंटी के पास सच में तुमसे बात करने का मुंह नहीं बचा है, लेकिन मेंग्याओ इस वक्त सिर्फ तुमसे एक बार मिलना चाहती है। हम में से किसी की बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मेरी मां ने मुझे इशारा किया कि फोन उन्हें दे दूं। सू की मां, मेरा बेटा अब शादी करने जा रहा है। ऐसे में उसका तुम्हारी बेटी से मिलना शायद सही नहीं रहेगा।
ऐसा करते हैं, मैं अपनी बहू को वहां भेज देती हूँ। वे दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं और अच्छी दोस्त भी रही हैं। क्या पता उसकी बात काम कर जाए। आंटी सुने आह भरी। अगर वह बच्ची मोटे ही वार्निंग यहां आई तो शायद उसे और ज्यादा ठेस पहुंचेगी। रहने ही दो। ऐसा नहीं होगा, पुराने लोग कहते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है। तो बस ये तय रहा, मैं थोड़ी देर में मोशे शियन वार्निंग को वहां भेजती हूँ। अस्पताल में मैं वार्ड के बाहर इंतजार कर रहा था। मुंह वार्निंग को देखते ही सुमेंग्याओ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे कोई जानी दुश्मन सामने आ गया हो। मुंह वार्निंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। उस पहले मेल स्टार से लेकर अब तक मैं तुम्हारे बिछाए हुए खेल में उलझती चली गई और कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। जब तुम खुद अपनी हदें और नीयत नहीं संभाल पाई तो इसमें किसी और का क्या कसूर। लेकिन यह सब तुम्हारी लगातार रची गई साजिशों की वजह से हुआ। अगर तुमने ये चालें नहीं चली होती तो मैं और शियान आज इस मोड़ पर कभी नहीं पहुंचते। बाहर गार्डेनिया के फूल खिले हुए थे। मैं बाहर थोड़ा टहलने निकल गया और मैंने उनकी आगे की बातचीत नहीं सुनी। मुझे नहीं पता कि मुच्चो वाननिंग ने उससे क्या कहा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में सुमेंगायाओ मेरे सामने बिल्कुल नहीं आई, बल्कि सोंग जिनियन, जिससे मेरी कुछ ही बार मुलाकात हुई थी, वह सामने आ गया। प्रेसिडेंट गु, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूं? बात करते समय उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसे देखकर यह यकीन करना मुश्किल था कि यह वही शख्स है जिसने इंटरनेट पर भाड़े के ट्रोलर्स का इस्तेमाल करके कंपनी के आधिकारिक अकाउंट के नीचे मुझे गालियां दिलवाई थीं। सोंग जिंगनियन ने सिर झुकाए रखा और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। ठीक उसी वक्त जब मैं और इंतजार नहीं कर सका और उठकर जाने लगा, तभी उसने मुंह खोला। सुमेंग्याओ प्रेग्नेंट है। मैंने कॉफी की एक चुस्की ली और बात आगे बढ़ाई। मिस्टर सोंग, आपका मेरे पास आने का क्या मतलब है? उसके पेट में पल रहा बच्चा कम से कम मेरा तो नहीं हो सकता, है ना? सोंग जिंगनियन ने हक्का बक्का होकर सिर उठाया। बच्चा मेरा है, लेकिन वह इस बच्चे को नहीं चाहती। क्या आप जाकर उसे समझाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने मुझे पहले जो कुछ भी दिया है, मैं वह सब कुछ लौटाने को तैयार हूं। बस वह मेरे लिए इस बच्चे को जन्म दे दे। मिस्टर सोंग, आप गलत इंसान के पास आए हैं। मुझ जैसे पूर्व मंगेतर के पास उससे इस तरह की बात करने की कोई वजह नहीं है, और आपको मेरे सामने इस तरह का नाटक करने की भी जरूरत नहीं है। उस बच्चे और सुमेंग्याओ की दी हुई दौलत शोहरत में से कौन ज्यादा अहम है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। सोंग जिंगनियन अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन इस वक्त उसके दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद वह मेरे लिए इस बच्चे को जन्म दे देती। उसके आसपास के सभी दोस्त कहते हैं कि मैं उसके लिए एक अपवाद था। आखिरकार मैं ही अकेला ऐसा था जिसके साथ वह शादी करने को तैयार हुई थी। क्या ऐसा नहीं है? उसने मुझे एक अंगूठी भी दी थी, जिससे साबित होता है कि उसके मन में मुझसे शादी करने का ख्याल आया था। सुमेंग्याओ की जिंदगी में अपवाद बहुत सारे रहे हैं। बहुत से लोगों को उसका यह खास बर्ताव पहले भी मिल चुका है। मिस्टर सोंग, आपकी उन प्रॉपर्टीज और पैसों के अलावा, अगर मुझे ठीक से याद है, तो शादी वाली वह अंगूठी बिल्कुल वैसी ही कई और लोगों को भी मिल चुकी है। सोंग जिंगनियान को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। नामुमकिन! आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हर कोई कहता है कि मैं ही वह शख्स हूं जो उसके साथ सबसे लंबे समय तक रहा है। आप यकीनन मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्या सुमेंग्याओ ने कभी आपसे यह वादा किया था कि वह अंगूठी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है? सोंग जिंगनियन ने मुंह खोला, लेकिन उसके पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। देखा आपने, उसने आपको झूठी तसल्ली देने की जहमत तक नहीं उठाई। सोंग जिंगनियन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मिस्टर सोंग, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप कभी मेरे सामने नहीं आएंगे और न ही दोबारा कंपनी में मुझसे मिलने आएंगे, क्योंकि हमारी कोई जान पहचान नहीं है। असिस्टेंट चियाओ, मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाइए। प्रेसिडेंट गु, आप उस सोंग जिंगनियन की बकवास पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। प्रेसिडेंट सू बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि जब से कंपनी ने उस पर बैन लगाया है, तब से वह किसी भी तरह दोबारा किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की फिराक में है। इसके लिए उसने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं। मैंने सिर उठाकर शाओ चियाओ की तरफ देखा। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का आगे का काम तुम संभालते रहो। बाकी इन फिजूल की बातों की रिपोर्ट मुझे देने की जरूरत नहीं है। शादी वाले दिन मौसम बेहद सुहावना था और सर्कल के सभी दोस्त मौजूद थे। बधाई हो, बधाई हो। हमें तो लगा था कि तुम्हारी शादी मेंग्याओ से होगी। कभी सोचा नहीं था कि आज वैनिंग के साथ शादी का दिन होगा। तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि मोटो वैनिंग उस सू मेंग्याओ से हजारों गुना बेहतर है। लुचेनगन को सू मेंग्याओ पहले से ही पसंद नहीं थी।
आज जैसी शादी की महफिल में तो वह इस नाम का जिक्र तक सुनना नहीं चाहता था। माफ करना भाई, गलती हो गई। देखो, मेरी जुबान फिसल गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पहले जाकर बैठ जाओ, थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। शादी के वेन्यू को पारंपरिक चीनी अंदाज में सजाया गया था, जो बेहद भव्य और गरिमामय लग रहा था। रस्में खत्म होने के बाद वेन सिसी ने मुझे वह रुद्राक्ष की माला दी जो सु मेनग्याओ वुलाओ माउंटेन से मांग कर लाई थी। इस वक्त सुसु को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसने कहा कि अगर उसे जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो वह तुम्हारी पूरी कद्र करेगी। वेंसिसी लगातार बोले जा रही थी। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुंह से वैनिंग का चेहरा उतर चुका था। मैंने मुस्कुराते हुए दोनों को अलग किया। दिन भर की भागदौड़ के बाद घर लौटते ही मुंह वैनिंग बिस्तर पर लेट गई। मैंने उसके कपड़े उतारने में मदद की। बाथरूम में मैंने मुंह वैनिंग को दीवार के सहारे लगा दिया। पानी की भाप ने मेरी और मुताए वैनिंग की नजरों को धुंधला कर दिया था। मैंने उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इससे पहले कि वह संभल पाती, उस पर अनगिनत चुंबनों की बौछार कर दी।